एक जिला एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, इसका उद्देश्य क्या है? एक जिला एक उत्पाद योजना का उद्देश्य है संरक्षण और विकास, रोजगार और आय को बढ़ाना, उत्पादकता में वृद्धि करना और कौशल बढ़ाना लोगों में। और जो प्रोडक्ट बन गए हैं, जिस राज्य में चुना गया है, जिस राज्य की पहचान उस वस्तु से बन गई है, तो उन प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करना और उसमें सुधार करना और अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय लेवल पर ले जाके उसको बाजार मुहैया कराना, ठीक है। और उस चीज को, मतलब जो प्रोडक्ट है किसी जिले में, उसे पर्यटन के साथ जोड़ना, यानी कुछ उसको इतना उसकी ब्रांडिंग कर दो कि लोग उस सामान को खरीदने, देखने वहां जाए। हेलो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने उत्तर प्रदेश का जो प्राचीन इतिहास था उसको हमने पूरा एक ही वीडियो में कवर किया था, जो पूरा पाषाण काल से लेके 12वीं शताब्दी तक था। मतलब मध्य इतिहास जहां से शुरू होता है वहां तक हमने पूरा कवर कर लिया था। मोस्टली वो फैक्चुअल था, क्योंकि हम मेंस प्रोस्पेक्टिव से नहीं पढ़ रहे थे, उसको हम आरओ और पीसीएस के प्री के दृष्टिकोण से पढ़ रहे थे, इसलिए हमने उसको फैक्चुअली कवर किया है। और हमने कहा था कि मिडिवल हिस्ट्री को हम प्री के लिए ऐसे नहीं पढ़ेंगे, बल्कि आर्ट एंड कल्चर वाले पार्ट में उसके जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो शामिल कर लेंगे। तो अभी इसमें मैंने वास्तुकला को शामिल नहीं किया है, क्योंकि वास्तुकला थोड़ा सा ब्रॉड है, उसको लगभग 15-20 मिनट का वीडियो उसको अलग से बनाना पड़ेगा। इसमें मैंने चित्रकला और शिल्प को शामिल किया है, जहां से क्वेश्चन पूछता है। तो आइए इसको देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश की चित्रकला और शिल्प की बात करें तो हम सबसे पहले चित्रकला की बात करते हैं, पेंटिंग्स की, ठीक है। तो पेंटिंग्स का जो पहला साक्ष्य मिला था वो मिला था पुरा पाषाण काल में, ठीक है। अब पुरा पाषाण काल में जो लोग वहां उस समय, क्या आपको पता है कि गुफाओं में रहते थे और शिकार करके अपना जीवन यापन करते थे। तो गुफाओं में ही कुछ चित्र मिले हैं उस समय की, जिससे ये पता लगता है कि उस समय की जीवन शैली कैसे थी। तो पुरा पाषाण काल के जो चित्र मिले हैं वो हमें गुफाओं में मिले हैं, गुफाओं की दीवारों पर और उनकी छतों पर मिले हैं, ठीक है। उसके बाद भारत में जो चित्रित इनकी शैलियां हैं, शैलाश्रय हैं, मतलब जो गुफाएं हैं, शैलाश्रय मतलब पहाड़ों के उनके घर, जो गुफाएं हुआ करती थी ज्यादातर। तो इसकी खोज सबसे पहले हुई थी 1867-68 में। कौन किया था? इनका नाम था ACL कलाइल। ये उससे आपको पता है कि ब्रिटिश का शासन था, तो इतिहास के सर्वेक्षण पे बहुत जोर दिया जा रहा था। तो उस समय इन्होंने ही उन गुफाओं की खोज की जहां से ये पेंटिंग्स मिली, पुरातत्व मतलब पुरा पाषाण काल की, ठीक है। और इन्होंने मिर्जापुर में सबसे पहले खोजा था, ठीक है। तो मिर्जापुर के सोहांगी पहाड़ी में सबसे पहले ACL कलाइल ने ये शैलाश्रयों की खोज की थी, जहां पे पुरा पाषाण कालिक चित्र मिले हैं। उसके बाद आप आइए उच्च पुरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल में। तो ये आपको जो स्थल मिलते हैं, मतलब जहां के गुफाओं में मिलते हैं, तो उत्तर प्रदेश में चंदौली, सोनभद्र, मिर्जापुर और प्रयागराज, मऊ, यहाँ पे जो शैलाश्रय पाए गए हैं वहां पे भी उस समय के चित्र मिलते हैं। उसके बाद मिर्जापुर में कैमूर पर्वत श्रेणी है। कैमूर पर्वत श्रेणी कुछ और नहीं बल्कि विंध्याचल, जो विंध्यान पर्वत जो है विंध्याचल में, जानते ही होंगे आप लोग। तो विंध्यन पर्वत का जो पूर्वी विस्तार है, विंध्यन पर्वत का पूर्वी विस्तार ही कैमूर की श्रेणी कही जाती है, जो आगे चल के इसको बिहार में पहुंच जाएंगे तो बिहार में भी इसको कैमूर श्रेणी के कैमूर पर्वत के नाम से जाना जाता है। ये कुछ और नहीं बल्कि विंध्यन पर्वत का ही विस्तार है। मिर्जापुर के कैमूर पर्वत श्रेणी में भी शैलाश्रय और वहां की गुफाओं में चित्र मिले हैं, और वहां के स्थानीय भाषा में, यानी मिर्जापुर में उसे क्या कहा जाता है? दरी के नाम से जाना जाता है। किसे? उन गुफाओं को, उन चित्रों को दरी के नाम से जाना जाता है। अब चूंकि वहां पे एक सोन नदी था, तो इसलिए वहां पे लोग रहते थे, क्योंकि पानी का स्रोत था, ठीक है। तो सोन नदी कहाँ बहती है? कैमूर पर्वत के आसपास, ठीक है। तो वहां पे 105 मिले, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ये पता है कि मिर्जापुर में जो कैमूर श्रेणी है वहां भी कुछ चीजें मिली हैं, और उसे दरी कहते हैं वहां के स्थानीय भाषा में, ठीक है। उसके बाद और आगे बढ़े तो भित्ति चित्री, आपने इंग्लिश में म्यूरल पेंटिंग के नाम से सुना होगा अक्सर। म्यूरल पेंटिंग है, ज्यादातर बॉलीवुड के लोग जो होते हैं ना, हीरोइनें ज्यादातर यूज करती हैं इस शब्द का। तो वो कुछ और नहीं, भित्ति चित्र ही होता है, जो ज्यादातर दीवारों और छतों पर बनाए जाते हैं। वहां के आजकल जो, मतलब उनका जो इंटीरियर बनाया जाता है, घरों के अंदर की जो डिजाइन है, तो उस दीवारों पे पेंटिंग कराते हैं, तो उसको बहुत मॉडर्न फॉर्म में आजकल यूज होता है इस भित्ति चित्र का, उसी को कहते हैं इंग्लिश में म्यूरल पेंटिंग। तो अब पुराने समय में क्या मिला होगा हमको? जाहिर सी बात है, कुछ और तो था नहीं। लोग अब जिस तरह का जीवन जीते थे वही सब उनके कल्चर का पार्ट भी था, तो वही सब वो बनाते थे। तो शिकारी जीवन, जानवरों के चित्र, सामूहिक नृत्य करते हुए, नाचते गाते हुए, आज भी आप आदिवासियों में देखते होंगे आग जला के,
और अपना एक तरफ उनका चिकन मटन जो भी था मार के लाए होते हैं वो आग में पकता रहता है, दूसरी तरफ वो आग जला के चारों तरफ उसके नृत्य करते रहते हैं। तो इस तरह की चीजें पाई गई हैं। तो जब ये सब चीजें हम आज देखते हैं तो हमें पता चलता है कि उस समय लोगों की सोच कैसी थी, व्यवस्था कैसी थी, लोग कैसे रहते थे। ठीक, आप आज भी देख लो तो आप उनके सामाजिक जो संरचना देखोगे, ज्यादातर वो लोग समूहों में रहना पसंद करते हैं। आर्थिक स्थिति क्या होगी, तो जब भटक भटक के वो लोग शिकार कर रहे हैं तो उनका आर्थिक स्थिति क्या ही होगी, वही थी। ठीक है, सौंदर्य बोध का ज्ञान होता है, मतलब अगर वो पेंटिंग कर रहे हैं तो कितनी अच्छी पेंटिंग बना रहे हैं, किस तरह की आकृतियां बना रहे हैं, किस तरह के रंगों का यूज कर रहे हैं, प्राकृतिक रंगों का। प्राकृतिक रंग मतलब क्या पाते थे वो लोग, एक तो गेरुआ मैंने बताया था आपको जो प्राकृतिक रूप से मिलता है, फिर लकड़ी जला के कोयला काला रंग वो मिल गया, पत्तियों से पा गए हरा रंग, और भी जंगलों में बहुत सारे फूल होते थे तो उनसे वो लोग रंगों की प्राप्ति कर लेते थे। ठीक है, तो इस तरह हमें उस समय के सौंदर्य का जानकारी मिलती है। एक चीज और यहाँ पे देख लीजिए कि स्थानीय लोग इन चित्रों को रकत की पुरिया कहते थे। कहाँ के स्थानीय लोग, ये मिर्जापुर की बात कर रहा मैं, मिर्जापुर। तो कौन सी श्रेणी थी, कैमूर श्रेणी। ठीक है, तो कैमूर श्रेणी में जो मूरल या भित्ति चित्र पाए गए उसी को स्थानीय भाषा में रकत की पुरिया कहते थे। ठीक है, ये याद रखना, कभी आ गया रकत की पुरिया क्या होता था, तो कुछ और नहीं, ये भित्ति चित्र होता है जिसे स्थानीय भाषा में बोला जाता है। ठीक, कलर तो आप जानते हो, सफेद लाल गिरवा जो भी प्राकृतिक रूप से उनको मिल जाता था वो यूज करते थे। अब सफेद क्या था, तो चूना पत्थर। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे लखुनिया स्थान है, यहां से हाथी के शिकार का चित्र मिला है कि कुछ लोग मिलके हाथी का शिकार कर रहे हैं। और एक है घोड़मंगर, यहां से गैंडे के या खेत मिले हैं। कहाँ, ये मिर्जापुर की बात कर रहा हूं, ये सब सारे स्थान मिर्जापुर की बात कर रहा मैं, तो अपने उत्तर प्रदेश में है, पूछ सकता है। लखुनिया, घोड़मंगर, और ये क्या है, कांडाकोट है। कांडाकोट के निकट ढुकवा महारानी नामक एक शैलाश्रय है, वो कहाँ है, मिर्जापुर में। और ये सोरहो घाट कहाँ है, मिर्जापुर में। और ये कोहवर, भंडारिया, खोंडहवा, ये सब मिर्जापुर में वो स्थान है जहां से वो शैलाश्रय पाए गए हैं, जहां से चित्र मिले हैं। ठीक है, पूरा पाषाण काल की बात कर रहा हूं, और साथ ही साथ नवपाषाण काल के चित्र भी वहीं मतलब इन जगहों पे मिले हैं। ठीक, अब इसके आगे हम बढ़े तो थोड़ा बांदा आते हैं अपने। बांदा में हमें गेरुए से बने जो चित्र मिले हैं, भित्ति चित्र दीवारों पे गुफाओं के, वो गेरुए से बने हैं। और चोंचदार पुरुष का चित्र मिला है वहां पे, और कुंडरिया से बारहसिंगा का पीछा करते हुए एक धनुषधारी का चित्र मिला है। ठीक है, ये बांदा में है सब कुछ, मानिकपुर के पास। उसके बाद तो ये अब हमें प्राचीन काल में चित्र उस तरह के ज्यादा मिलते नहीं थे। अगर आप बात करोगे मौर्य काल की, तो मौर्य काल में ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, तो वास्तुकला है। और आप इधर गुप्त काल में भी चले आओगे या गुप्तोत्तर काल भी आओगे आगे, तो यहाँ पे हमें जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो चित्रकला से नहीं बल्कि वास्तुकला से पूछे जाते थे। यानी उस समय किस तरह की मंदिरें बनते थे, किस तरह की स्तूप बनते थे, तो ये सब संरचनाएं ज्यादा पूछी जाती है। तो उसको हम अलग कवर करेंगे। आज हम उन छोटे छोटे टॉपिक को कवर कर रहे हैं जो अक्सर हम छोड़ देते हैं और क्वेश्चन में मैच द फॉलोइंग्स के रूप में मिल जाते हैं। अब अगर मुगल कालीन पेंटिंग्स की बात करें तो ये थोड़ा हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इससे अक्सर क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि अगर आप या तो गुफाओं वाले जो चित्र हैं, मतलब वो प्राचीन काल वाले, या फिर मुगल काल वाले, चित्रकला के क्षेत्र में ज्यादातर यही चीजें पूछी जाती हैं। अगर मुगल काल की चित्रकला की बात करें तो मुगल काल में लोग चित्रकला के प्रति थोड़े से आकर्षित थे, सिवाय एक शासक के, उसका भाई आगे नाम बताऊंगा। जैसे बाबर थे, बाबर ने बाबर की जो आत्मकथा है उसका नाम है तुजुक ए बाबरी। तुजुक ए बाबरी से जानकारी मिलती है कि बाबर के समय में दो चित्रकार थे। उनका नाम था, एक का नाम था behजाद और दूसरे का नाम था शाह मुजफ्फर। behजाद और शाह मुजफ्फर मुगल कालीन चित्रकार हैं और ये बाबर के समय में थे। इसकी जानकारी हमें तुजुक ए बाबरी से मिलती है। तुजुक ए बाबरी बाबर की आत्मकथा है। ठीक, दो तीन फैक्ट यहां से मिल गए आपको। उसके बाद अगले हुमायूं, उसके बाद बाबर के बाद हुमायूं की बात करें तो हुमायूं जो है, आपको पता है कि हुमायूं बहुत स्टेबल नहीं हो पाया था। वो बाबर के बाद सत्ता प्राप्त करता है, लेकिन शेरशाह सूरी से फिर उसकी लड़ाई वगैरह होती है, फिर वो भाग जाता है, फिर वो आता है शेरशाह सूरी को हरा के फिर से मुगल काल की स्थापना करता है। तो ये बहुत स्टेबल था नहीं। उसके बाद इसकी मृत्यु भी हो जाती है, ज्यादा समय टिक नहीं पाता। तो इस वजह से इसकी हुमायूं की चित्रकला में रुचि तो थी पर इसको समय नहीं मिल पाया। ठीक है, रुचि थी लेकिन इसको समय नहीं मिल पाया। लेकिन फिर भी जितना समय मिला उस समय में इन्होंने चित्रकला के लिए
ऐसे प्रयास किए कि माना जाता है कि चित्रकला की नींव जो है मुगल काल में वो कौन रखा था, हुमायूं ही। ठीक है, तो ये याद रखना कि चित्रकला की नींव मुगल काल में किसने रखी थी, हुमायूं ने। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए कि हुमायूं चित्रकला की नींव रखता है मुगल काल में, तो ये क्वेश्चन सही है। लेकिन वहीं दूसरा कथन ये आ जाए कि बाबर चित्रकला का विरोधी था, तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बाबर चित्रकला का विरोधी नहीं था, वो चित्रकला प्रेमी था, पर चित्रकला के लिए उतना अच्छा कार्य उसने किया नहीं, इसलिए उसके समय में चित्रकला को उतनी महत्व नहीं मिला। लेकिन हुमायूं को समय कम था, लेकिन फिर भी उसने चित्रकला के क्षेत्र में कार्य अच्छे किए, जिस वजह से माना जाता है चित्रकला की जो नींव पड़ती है वो हुमायूं के समय में पड़ती है। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूं कि बाबर, अगर ऐसे कथन आ जाए कि बाबर चित्रकला का विरोधी था, क्योंकि आप सोचोगे बाबर तो हुमायूं से पहले था। ठीक है, हुमायूं मतलब बाबर हुमायूं से पहले था, फिर नींव ये रखता है तो इसका मतलब वो विरोधी रहा होगा, पर ऐसा नहीं है। क्योंकि अभी ये नया नया भारत में आया था, तो इसको अभी अभी अपना राज्य स्टेबल करना था। ठीक, राज्य को स्थापित करना था, तो अभी इसका सारा फोकस राज्य की तरफ था। ओके, तो ये मतलब ये सब चीजें याद रखना, क्योंकि उसमें कभी कभी ना लॉजिकल दे देता है कथन कारण के हिसाब से, तो पढ़ के लगता है हाँ बात तो सही कह रहा है, अगर हमें नहीं पता होता तो। अब हुमायूं के समय में हुमायूं ने एक दस्तान-ए हमजा नामक एक मतलब चित्रों का समूह, जैसे कहते हैं एल्बम, कहते हैं ना एल्बम, उसी तरह का ये था, दस्तान-ए अमीज हमजा। अब अमीज हमजा कौन थे, अमीज हमजा जो थे ये जो पैगंबर मोहम्मद हैं इनके चाचा थे। ठीक है, तो इन्हीं के ऊपर अमीज हमजा के ऊपर जो भी रहा हो उस समय के इनसे संबंधित, चाहे जो लेख रहे हो, चाहे जो भी इनके पास रहा हो, उसका एक कलेक्शन बनवाया। ठीक है, चित्र के रूप में। ठीक, जैसे अभी महाभारत को शब्दों में ना लिखा जाए बल्कि चित्रों में छाप दिया जाए, सब पूरा तो वहां पे आप चित्र देख के समझ जाते हो ना कि हाँ अच्छा ये हो रहा है वो हो रहा है। तो उसी तरह हुमायूं ने, ये याद रखना कि दस्तान-ए अमीज हमजा ये हुमायूं ने बनवाया था। ठीक है, इसके लिए इन्होंने ईरान से 2 चित्रकार बुलाए थे। ये हो गया, इतना ही याद रखो कि मुगल काल में जो चित्रकला की नींव है वो हुमायूं के समय में पड़ी, लेकिन बाबर भी इसका मतलब संरक्षण था, उस चित्रकार विरोधी नहीं था। ठीक है, मतलब पेंटिंग विरोधी नहीं था। तो अमीज हमजा, दस्तान-ए अमीज हमजा कौन तैयार कराया था, हुमायूं। क्या है, तो ये चित्रकारी का पूरा एक कलेक्शन है। अब आते हैं अकबर के समय में। अकबर की जो रुचि थी वो ठीक ठाक थी चित्रकला में। ठीक है, तो अकबर के समय में जो एक आईने अकबरी किसने लिखी थी, अबुल फजल ने। अबुल फजल किसके समकालीन था, बाबर के, हुमायूं के तो नहीं, अकबर के। ठीक, एक फैक्ट। आईने अकबरी किसने लिखा था, अबुल फजल ने। आईने अकबरी में किसकी जानकारी मिलती है, अकबर और अकबर के समय की। ठीक है, तो अकबर ने, आईने अकबरी से पता चलता है कि अकबर ने 100 से अधिक चित्रकारों की नियुक्ति की थी। ठीक, अब इस हिसाब से आप देख सकते हो कि अकबर की चित्रकला में क्या रुचि थी, कि इसने चित्रकारों की नियुक्ति की लगभग 100 से अधिक, और फतेहपुर में उनके रहने के लिए एक स्थान बनवाया, उसे कहते थे तस्वीर खाना। मतलब तस्वीर खाना वो एक स्थान था, एक जगह थी जहां वो रह के चित्रकारी का काम किया करते थे। कौन लोग, चित्रकार लोग, जिसे अकबर ने नियुक्त किया था। अब वहां पे क्या करते थे कि जो चित्रकारों की नियुक्ति करते थे, तो वहां पे जितने धार्मिक ग्रंथ है भारत में, उनका वो चित्रों के फॉर्म में बनवाते थे। जैसे अभी रामानंद सागर ने क्या किया है कि हमारे रामायण और महाभारत का वीडियो फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, वीडियो बना दिया है, मतलब उस पर एक सीरियल बना दिए हैं। तो उस समय तो ये सब सुविधा थी नहीं वीडियो बनाने की, तो अकबर क्या करवाए कि सब कुछ चित्रों के फॉर्म में बनवा दिए। तो इसके लिए उन्होंने 100 चित्रकारों की नियुक्ति करी थी। ये हम जानकारी हमें आईने अकबरी से मिलती है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो जो कुछ पांडुलिपियों का उन्होंने चित्रण कराया था 1562 में, जैसे एक हमजानामा क्या था, हमजानामा या हमजानामा, इसमें लगभग 1400 बड़े आकार के लघु चित्र शामिल है। तो ये लघु चित्र का कलेक्शन था, लेकिन बहुत बड़े बड़े आकार में बनवाया गया था हमजानामा, समझ गए। और आईने अकबरी से ही, अबुल फजल के आईने अकबरी से ये जब यही जानकारी मिलती है कि अकबर ने जिन चित्रकारों में नियुक्ति किया था उसमें हिंदू मुस्लिम दोनों थे। जैसे पता चलता है कि उसमें 13 हिंदू थे। जैसे यहां देख लो कि उसके दरबार में, अकबर के दरबार में 13 हिंदू और 4 मुस्लिम चित्रकार थे। जैसे कुछ के नाम है यहाँ पे, हरिवंश थे, केशव थे, महेश थे, बासवान। ये जो बासवान है ना, बासवान, ये एक बार क्वेश्चन में आए थे कि ये कौन है, किसके समय में थे, चित्रकार हैं, साहित्यकार हैं, इस तरह के आए थे, वास्तुकार हैं। तो याद रखना थोड़ा सा, इसलिए मैंने 4 नाम डाल दिए हैं। और 4 मुस्लिम दरबारी चित्रकार थे, तो उसमें एक मीर सैयद अली थे, 3 और थे, उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अकबर कालीन जो चित्रकला शैली थी, अगर शैली की बात करोगे, स्टाइल की बात
तो जो स्टाइल थी वो फारसी और भारतीय दोनों का मिक्स रूप था, समन्वय था, ठीक है, दोनों का समन्वय था। और आगे चल के थोड़ा सा यूरोपीय मॉडल भी इन्होंने, मतलब यूरोपीय मॉडल को भी शामिल किया था, पर उसको कहा जाता है कि यूरोप की भद्दी नकल। ओके, उतनी अच्छी नहीं कर पाते थे, क्योंकि आप यूरोप की जो पेंटिंग है उसमें थोड़ा उसकी जो शैली है वो थोड़ा मुगल काल में पूरी तरह अपना लेना संभव नहीं था, उसका कारण धार्मिक है। तो अकबर के समय में जो कुछ ग्रंथों को चित्र के फॉर्म में कन्वर्ट किए गए, जैसे उसमें एक रज्मनामा है। रज्मनामा महाभारत को ही कहते थे, मतलब महाभारत को चित्र के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया है। महाभारत में जो कुछ लिखा है उस हिसाब से उसमें चित्र में दर्शा दिया गया। इसी तरह उन्होंने रामायण का चित्रण करवाया, हमजा नामा, या हम बता ही दिया आपको, उसका भी चित्रण करवाया। और एक तारीख है रशीदी, इसका भी चित्रण करवाया। खमसा निजामी, इसका भी उन्होंने चित्रण करवाया। हमजा नामा और तारीख रशीदी अनवर ए शुहैली ने किया था, ठीक है। जहांगीर के समय में आइए तो जहांगीर जो था वो चित्रकला का बहुत बड़ा विरोधी था। जहांगीर चित्रकला का बहुत बड़ा विरोधी था। तो बाबर ने संरक्षण दिया, हुमायूं ने नींव रखी, अकबर ने तो दरबार में अपने दरबारी चित्रकार भी रख लिए और एक अलग 100 नियुक्तियां भी करी और ग्रंथों का, पांडुलिपियों का भी चित्रण करवाया। और जहांगीर जो था वो क्या था, चित्रकला का कट्टर विरोधी था। वो मानता था कि धर्म के विरुद्ध चित्रकारी करना, ठीक है। इस वजह से जब जहांगीर के समय में, अगर ये जाहिर सी बात है, अगर ये चित्रकला विरोधी होगा तो उसमें चित्रकार होंगे नहीं होंगे, भाई राजा से डरेंगे और राजशाही संरक्षण नहीं मिलेगा, उसके लिए पैसा भी नहीं मिलेगा, तो कौन काम करना चाहेगा। तो इस वजह से चित्रकारी का जो विकास था वो थोड़ा सा गिरने लगा मुगल काल में। लेकिन मुगल काल के अलावा जो छोटे मोटे शासक थे, जैसे आपने पता होगा ना कि उस समय मनसबदारी चलती थी, मनसबदारी मुगल काल में। तो उसे वो छोटे छोटे जो रजवाड़े बने थे, रजवाड़े क्या है, मतलब मनसबदार जिन्हें कहते हैं। तो कुछ ऐसे मनसबदार थे जो अपने यहाँ चित्रकारी को बढ़ावा दे रहे थे, जिनको रुचियां होती थी वो अपना लोकल लेवल पे करते थे। तो ऐसे हमारे एक बुंदेलखंड के शासक थे वीर सिंह, बुंदेलखंड के वीर सिंह। बुंदेलखंड, अभी मैं यूपी की बात कर रहा हूँ, तो यूपी की छोटी छोटी चीजों को, अभी आप नेशनल लेवल की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो शायद ये सब चीजें ना मिले, लेकिन यूपी की पढ़ रहे हैं तो थोड़ा देखना पड़ेगा। तो बुंदेलखंड के शासक थे वीर सिंह। इन्होंने चित्रकला का थोड़ा सा क्या दिया था, बढ़ावा मतलब राजकीय संरक्षण दिया था। और इसी वंश के एक राजा थे शत्रुजीत, बुंदेलखंड के, बुंदेला चित्रकला कहते हैं उसको, ठीक है। बुंदेलखंड में जो मुगल के समकालीन जो चित्रकला चल रही थी उसे कहते हैं बुंदेला चित्रकला। बुंदेला चित्रकला किसके समकालीन थी, तो मुगल कालीन समकालीन थी। किस एरिया क्या था, बुंदेलखंड, ठीक है। तो शत्रुजीत भी थोड़ा सा मुगल चित्रकला के प्रेमी थे, और चित्रकला के प्रेमी हैं तो संरक्षण तो दे ही, उसको बढ़ावा देंगे, पैसे थोड़े बहुत देंगे, चित्रकार रखेंगे। तो इन्होंने एक चित्र बनवाया था, एक घोड़े पे बैठकर इनको दिखाया गया था, ठीक है। इनको शौक था घोड़े पे बैठ के मेरी चित्र बनाओ, तो बनवाए थे। और साथ ही साथ जैसे कृष्ण लीला, बिहारी सतसई, रागमाला, चित्रावली और रसराज, ये सब ना साहित्य हैं। आप बताना ये सब कौन लिखा है। इसके भी चित्र इन्होंने बनवाए थे। अब जैसे क्वेश्चन आ जाए कि बिहारी सतसई की जो चित्रकारी थी वो किस शैली में है, मुगल शैली में या बुंदेला शैली में, बुंदेला चित्रकला शैली स्टाइल में, तो क्या कहोगे आप, बुंदेला मतलब स्टाइल या बुंदेला चित्रकारी, ओके। अब उसके बाद आर्ट स्ट्रीट की बात करते हैं। ये थोड़ा सा हमारे करंट अफेयर का पार्ट हो गया, क्यों अभी आपको समझ में आएगा। स्ट्रीट मतलब आर्ट स्ट्रीट क्या होता है, वो कलाएं जो गलियों सड़कों पर की जाती है, यानी सिर्फ राजशाही या दरबारों में नहीं बल्कि गलियां सड़कों में आम लोगों के द्वारा भी किया जाता है। अब आज मैं इससे चर्चा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि अब प्रयागराज, लखनऊ, अयोध्या, बनारस, गोरखपुर में ये आर्ट स्ट्रीट बहुत ज्यादा फेमस है। आर्ट स्ट्रीट अभी मैं बताऊंगा, आप समझ जाओगे। आप अगर कुंभ गए होगे तो जितनी सड़कें, जितने पिलर्स, जितने दीवारें आपको दिख रही होंगी वो सब पेंट की गई हैं, तो उसी को कहते हैं आर्ट स्ट्रीट। अब वो ठीक है, उसको आप समझ गए। तो इसका आज के समय में जो प्रचलन बहुत ज्यादा है, प्रयागराज, लखनऊ, अयोध्या, बनारस, गोरखपुर, ठीक है। और भी कई स्टेट है, पर ये यहाँ इन जगहों पे कुछ ज्यादा है। और उसका रीजन कुछ तो धार्मिक है, कुछ पॉलिटिकल भी है, उसको मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जो आर्ट स्ट्रीट होता है ना, उसका उद्देश्य क्या होगा, उसका उद्देश्य होगा अगर मान लो लोगों में अगर किसी सरकार के प्रति कुछ विरोध जाहिर करना है, तो इकट्ठा होने के लिए या लोगों तक अपना मैसेज पहुंचाने के लिए क्या करेंगे कि सड़कों, दीवारों पर पेंटिंग कर देंगे, ऐसा कुछ, ताकि लोगों तक एक मैसेज जा सके, ताकि लोग उससे जागरूक हो सके या उस चीज के बारे में जान सकें और इकट्ठा हो सके। तो ये सामान्य उद्देश्य भी होता था कि जाके कहीं सरकार के खिलाफ हर जगह लिखाओ या पेंटिंग करके कुछ छापाओ, ठीक है। तो एक उद्देश्य ये भी हो सकता है कि जो लोग होते हैं अपना असंतोष जताने के लिए भी ऐसी चित्रकारी करते हैं, ठीक है। दूसरा कि अगर मान लो जैसे किसी अब कुंभ में आए लोगों को कोई संदेश देना है, तो क्या करो, जब सड़क के किनारे जो दीवारें हैं उस पर लिखवा दो कुछ
जो भी संदेश देना है सरकार को, जिसके लिए भी जागरूकता फैलानी है, तो संदेश देने के लिए भी आर्ट स्ट्रीट का यूज होता है। उसके बाद अभी जैसे अब पंचायत मूवी देखे होगे, तो उसमें वो जाके दीवालों पे लिखवाता है ना कि 2 बच्चे हैं क्या, फिर पता नहीं तीसरा बच्चा बाबा करके कुछ, तो वो सब उसी को आर्ट स्ट्रीट के मतलब आर्ट स्ट्रीट कहते हैं, ठीक है, मतलब गली का नुक्कड़ कला कहते हैं उसको। और सौंदर्यीकरण के लिए भी अब कुंभ वगैरह में जो पिलर वगैरह बनाए गए हैं, देवी देवताओं के चित्र या फिर घटनाओं के चित्र, दैवी घटनाओं के चित्र, तो वो सब क्या है, सौंदर्यीकरण भी है और एक मैसेज भी दे रहे हैं, ठीक है, अध्यात्म वाला। ये सब चीजें ज्यादातर होंगी कहाँ, सार्वजनिक भवनों पे, सार्वजनिक जगहों पे, ठीक है, जैसे पार्क वगैरह हो गए। उसके बाद अब एक सरकार योजना चला रही थी, पेंट माई सिटी योजना, ठीक है, पेंट माई सिटी योजना कौन चला रहा था, उत्तर प्रदेश सरकार। अब इसका काम क्या था कि जो आर्ट है, मतलब स्ट्रीट आर्ट को जीवंत आर्ट में परिवर्तित करना, मतलब एक ऐसा इसको रूप देना कि लोगों की जो भावनात्मक जुड़ाव है उससे हो जाए। और किसी चीज से जब आपका भावनात्मक जुड़ाव होता है तो माना जाता है आपका जीवंत, मतलब उसमें ऊर्जा जान आ गई इस तरह की। तो जीवंत आर्ट गैलरी में परिवर्तित करना है किसको, स्ट्रीट आर्ट को। तो सबसे ज्यादा चित्रकारी इसके तहत प्रयागराज में की गई। और क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि इसके तहत गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया उत्तर प्रदेश की जो स्ट्रीट मतलब आर्ट स्ट्रीट था, मतलब चित्रकारी था स्ट्रीट वाला उसको। और यहाँ पे प्रयागराज में देश विदेशी कलाकार आए थे, ठीक है। तो ये आपको याद करने वाला है कि पेंट माई सिटी के तहत जो चित्रकारी की गई, कौन सी, तो नुक्कड़ वाली, उसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया। और इसमें जो चित्रकार थे, कलाकार थे, देश के थे भी, विदेश के भी थे, तो प्रयागराज ने इसमें रिकॉर्ड बनाया है, वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो ये याद रखना। उसके बाद एक है ब्रज चित्रकला। तो ब्रज चित्रकला जो होगा वो एरिया क्या होगा, आपको पता ही है, मथुरा, वृंदावन, गोकुल धाम वगैरह। और उसकी जो विषय वस्तु होगी बनाने की, वो क्या होगी, तो जाहिर सी बात है उन चित्रकलाओं में कृष्ण और गोपियों के प्रेम और प्रकृति, नदियां, ज्यादातर प्रेम का संबंध आता है। तो मूवी में आपने देखा है जब भी प्रेम का गाना आएगा तो बाग बगीचा या फिर पहाड़, नदियां ऐसा दिखेंगे। तो विषय क्या होगा, कृष्ण और गोपियों की लीलाएं, प्रेम प्रसंग वाला चीजें और प्रकृति का सुंदर चित्रण होगा उसमें। मतलब कुल मिला के भावनात्मक अभिव्यक्ति की जाती है, ठीक है, किसमें, ब्रज चित्रकला शैली में। अब आप आइए जैन चित्रकला में। तो जैन चित्रकला की शुरुआत होती है 11वीं सदी से लगभग 15वीं सदी के आसपास से मानी जाती है। देखिए, जैन धर्म का उद्भव तो 6वीं सदी ईसा पूर्व ही हो गया था, लेकिन चित्रकला की जो शुरुआत मानी जाती है ये लगभग 11वीं से 15वीं ईसवी शताब्दी के बीच मानी जाती है। ये ईसवी है, ठीक है, ईसवी, ईसा पूर्व नहीं है, के मध्य मानी जाती है। और इसका जो स्थान है जैन चित्रकला का, वो हमें ज्यादातर जौनपुर और अवध के आसपास के एरिया में देखने को मिलता है। इसका प्रसार गुजरात, बंगाल, मारवाड़, मालवा आदि में भी देखने को मिलता है। विषय क्या होगा जैन धर्म की चित्रकला का, तो जैन धर्म से संबंधित चीजें होंगी, है ना। जैसे कल्प सूत्र की जो सचित्र पांडुलिपि है वो हमें जौनपुर में देखने को मिल सकती है, ठीक। आधुनिक चित्रकला की बात करें, मॉडर्न आर्ट की, मॉडर्न पेंटिंग की, तो इसकी शुरुआत अब आधुनिक है तो 19वीं सदी के आसपास ही होगा। 19वीं सदी मतलब 1800 के बाद, ओके। ये लखनऊ के आसपास हमें देखने को मिल सकती है, मतलब उसकी शुरुआत वहां से हुई थी। इसकी शैली क्या है, इसकी शैली है रूमी और कलम। ये याद रखना, जो रूमी और कलम शैली है ये किससे संबंधित है, ये आधुनिक चित्रकला से संबंधित है। कभी कभी हो सकता है ये आजा रूमी और कलम चित्रकला शैली ये मुगलों से संबंधित है, तो गलत हो जाएगा कि नाम से ऐसा लग ही रहा है, क्योंकि ये लखनऊ में शुरुआत हुई। तो लखनऊ उस समय जो लखनऊ में नवाब हुआ करते थे तो उनके संरक्षण में सब चीजें थी, तो इस वजह से इसका नाम रूमी कलम पड़ा, ठीक है। शैली कौन सी थी, रूमी कलम। इसकी विशेषता क्या थी, तो इसमें थोड़ी सी जो मुगल वाली स्टाइल थी वो अपनाई गई थी और थोड़ी सी अवध वाली जो अपना लोकल स्टाइल था, उन दोनों का मिश्रण था। तो रूमी कलम कला में लखनऊ का अपना लोकल लेवल का यानी अवध वाला जो चित्रकला था और मुगल वाला चित्रकला की जो स्टाइल थी, दोनों को मिला के जो डेवलप किया गया था, ठीक है, उसे आधुनिक चित्रकला का कहा गया और उसे रूमी कलम कहते हैं। इसमें कुछ और नहीं, वास्तविक आकृति के अंकन पर विशेष ध्यान दिया जाता था। मतलब कोई चीज अगर बना रहे हैं तो इनकी कोशिश होती थी उसकी जो आकृति जिस साइज में है लगभग उसी साइज में हो, ठीक है। बात करते हैं शिल्पकला। शिल्पकला को इंग्लिश में कहते हैं हैंडीक्राफ्ट। जो हैंडीक्राफ्ट मतलब जो चीजें, वो कोई वस्तु जो हाथ से बनाई जा रही है उसे कहते हैं हैंडीक्राफ्ट। तो गुप्त काल में, मैं आपको कहा ना, गुप्त काल और मौर्य काल में आपको चित्रकला के अलावा सारी चीजें दिखेंगी। उसमें व्यापार वाली चीजें चल रही थी, तो हैंडीक्राफ्ट खूब चला था। और वास्तुकला वाली चीजें भी आपको मिलेंगी, मंदिरों का खूब निर्माण हो रहा है, भवनों का निर्माण हो रहा है अलग अलग स्टाइल में। तो गुप्त काल एक परिपक्व शासनकाल था। तो उस समय आपने एक श्रेणी और निगम नामक संगठन सुने होंगे, है ना, संगठन सुने होंगे। उसे वो शिल्पकारों, व्यापारियों का संगठन था, ठीक है। तो शिल्पकार क्या करते थे, हाथ से चीजें बनाते थे, उसे बेचते थे
ठीक है। तो उनका जो संगठन हुआ करता था उसे श्रेणी और निगम कहते थे। आज आया कि गुप्त काल में श्रेणी और निगम क्या थे, तो ये संगठन थे किसके, व्यापारियों और शिल्पकारों का, ठीक है। और अर्थव्यवस्था में अगर बात करें इस समय मॉडर्न समय में, अर्थव्यवस्था में अगर आप हैंडीक्राफ्ट वस्तुओं का जो योगदान देखेंगे तो जितना हम निर्यात करते हैं उत्तर प्रदेश से, कला से संबंधित जो चीज़ें हम निर्यात करते हैं उसमें लगभग 44% जो योगदान है वो सिर्फ हस्तकला से बनी चीज़ों का है। क्योंकि आप जब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पढ़े होंगे तो अभी जैसे किस जिले की कौन सी वस्तु फेमस है उसके अंतर्गत जो चीज़ें बनती है वो हस्तशिल्पी तो है, तो उसका हम एक्सपोर्ट करते हैं। अभी यूपी में कितना है, 44% है हस्तशिल्प का योगदान, किसमें, निर्यात में। इसमें अगर बात करेंगे सबसे ज्यादा मतलब हस्तशिल्प में सबसे ज्यादा किसका योगदान है, तो वो है कारपेट का, कारपेट, और ये लगभग 39% है। उसके बाद चमड़ा उद्योग या चमड़ा से बनने वाली चीजें, वो कितना है, उसका लगभग 26%। कुल मिला के हस्तशिल्प ठीक ठाक हमारे एक्सपोर्ट में, यूपी से जो एक्सपोर्ट होता है उसमें ठीक ठाक योगदान करता है, ठीक है। यूपी के कुछ प्रसिद्ध शिल्प की बात करेंगे, क्राफ्ट की बात करेंगे, तो पहली बार चीज जो आती है कढ़ाई। तो कढ़ाई किससे की जाती है, कढ़ाई किस पे की जाएगी, कपड़ों पर। तो सोने चांदी इन सब से जो इनके सब जो धागे होते थे या फिर जो रेशम होते थे, रेशम के धागे, उसके ऊपर स्वर्ण और तांबे के लेप लगा के उससे किए जाएंगे, और उसमें हीरे और कीमती पत्थर भी जोड़े जाते थे। तो कढ़ाई में जो ये सब की जाती हैं, ठीक है, तो वो सब यूज होता है जो ये शिल्प कला, तो कढ़ाई से संबंधित हैंडीक्राफ्ट में ये सब यूज होते हैं। जरी का काम क्या है, तो ये भी एक हैंडीक्राफ्ट है। इसमें त्रिविमीय आकृति बनाते हैं। त्रिविमीय आकृति मतलब जैसे एक वो ये होता है कि कुछ छाप दो, ठीक है, उसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई रहेगी। त्रिविमीय का मतलब उसमें उभार भी रहेगा। अगर जैसे फूल बनाएंगे ना तो फूल सिर्फ छापा हुआ नहीं दिखाएगा, बल्कि ये थोड़ा सा फूला हुआ मतलब धागे से मोटा भी बना देंगे, तो उसे कहते हैं 3 डायमेंशनल, ठीक है, 3 डायमेंशनल, ओके, आकृतियों में बनाएंगे। और ये कहाँ पे ज्यादातर दिखाई देगा हमें, लखनऊ, वाराणसी, बरेली, आगरा, ये जो है ये जरदोजी के प्रमुख केंद्र है। किसके, जरदोजी। जरदोजी क्या है, तो जरदोजी एक शिल्प कला है, मतलब कढ़ाई का एक कला है, क्या, जरदोजी। ध्यान रखना, लखनऊ, वाराणसी, बरेली और आगरा में होता है। इन सब में ज्यादातर सोने चांदी के धागों का उपयोग होता है, और रेशम के धागों पे का भी उपयोग होता है, जिसपे सोने का परत चढ़ा देते हैं। आपने सुना होगा बनारसी जरी, जो बहुत ही मुलायम रेशम का होता है, ठीक है। तो ये हो गया बनारसी जरी। और ये है चिकनकारी। क्या है, चिकनकारी। चिकनकारी की शुरुआत नूरजहां ने किया था। और चिकनकारी में होता क्या है कि परंपरागत रूप से जो सूती और मसलन के कपड़े होते हैं उस पर सफेद धागे से कढ़ाई की जाती है। चिकनकारी में कपड़ा सूती होगा या मसलन का होगा और धागा सफेद होगा। इसकी शुरुआत नूरजहां ने की थी, लेकिन अब चूंकि मॉडर्न लोग कलरफुल पसंद करते हैं तो रंग बिरंगे धागों का भी प्रयोग होता है। और ये जो कपड़े आप सुनते हैं ना, सूती के अलावा सिफॉन है, मुस्लिन है, ऑर्गेंजा है, ऑर्गेंडी है, ये सब कपड़े के प्रकार है। सूती कपड़ा है, सूती कपड़ा, उसी तरह सिफॉन कपड़ा, मुस्लिन कपड़ा, ऑर्गेंजा, ये भी साड़ी के जो कपड़े, साड़ियाँ आती हैं तो उनके कपड़े होते हैं, कहते हैं उसको, पता नहीं मुझे समझ में, सब मच्छरदानी लगता है। मुझे लगता है कि वो जो होता है ना मच्छरदानी में बड़े बड़े छेद होते हैं और इनमें बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं, तो मतलब मुझे तो मच्छरदानी समझ में आता है सब चीजें। तो आजकल उन सब पे भी चिकनकारी की जाती है, ठीक है। कि चिकनकारी भी क्या है, एक प्रकार की कढ़ाई है। इसमें फूलों की आकृति बनाते हैं, ये ध्यान रखना, फूलों की आकृति। और ये ज्यादातर लखनऊ में चिकनकारी साड़ी, मतलब साड़ियों पर की जाती है। और वहां पे कुछ कुर्ते मिलते हैं गर्मी में पहनने लायक, उस पर भी चिकनकारी की जाती है। अब कुर्ते ज्यादातर कॉटन के होंगे, उस पर सफेद धागे, मतलब जो कुर्ते आप कुछ लोग देखते हैं ना कुर्ते, उस पर सफेद धागों की जो पेंटिंग की होती है वो चिकनकारी होती है, ठीक है। उसके बाद एक है मुकेश बदला। मुकेश बदला क्या है, ये लखनऊ का शिल्प है। मुकेश बदला कहाँ का शिल्प है, ये लखनऊ का शिल्प है। होता क्या इसमें, तो धातु के तारों से आकृति बनाई जाएगी, किस पे, कपड़ों पे, ओके। तो ये हमने देखा कपड़ों पे जो हैंडीक्राफ्ट चीजें होती हैं वो हमने देखा। क्या क्या देखा, कढ़ाई देखा, कढ़ाई के रूप में हमने एक तो जरी का काम देखा जिसमें त्रिविमीय आकृति होती है और कुछ हीरे और पत्थर यूज होते हैं, इसलिए इनसे बड़ी साड़ियाँ बड़ी महंगी आती है, लाख लाख 2-2 लाख रुपए। और सोने के तार, तांबे के तार, रेशम के तार, ये सब चीजें यूज होती हैं ज्यादा। लखनऊ, वाराणसी और बरेली, आगरा में इन्हें जरदोजी कहा जाता है। बनारसी जरी भी कहते हैं, इसमें मुलायम साड़ियाँ बहुत मुलायम होती हैं, रेशम की होती हैं। चिकनकारी आपने देखा कि नूरजहां से शुरुआत की और लखनऊ की चिकनकारी साड़ी ज्यादा फेमस है। उसके बाद एक मुकेश बदला है, वो भी लखनऊ का शिल्प है, धातु के तारों से इसमें कढ़ाई की जाती है। अब थोड़ा धातु का काम देखते हैं। अब रटना हो तो कितना रटोगे आप, मत मोटा मोटा आप जान लो बस।
तो धातुओं के काम में देखोगे, धातु से संबंधित जो हैंडीक्राफ्ट है, तो पीतल का काम आपको कहाँ देखने को मिलता है? मुरादाबाद में। कहाँ देखने को मिलेगा? मुरादाबाद में। कांस्य का काम कहाँ देखने को मिलेगा? इटावा, वाराणसी, सीतापुर। ठीक है, अब इसे पता है क्या कहाँ से क्या बनाएंगे, मूर्ति बनाएंगे या वस्तु बनाएंगे, बर्तन बनाएंगे। ठीक है, तो ये सब चीजें याद रखना कि पीतल का काम कहाँ देखने को मिलता है? मुरादाबाद। कांसा वाला ये इटावा और वाराणसी, सीतापुर के क्षेत्र में। उसके बाद कारपेट तो जान ही लो, क्योंकि ये पता है ना कितना 39% योगदान देता है एक्सपोर्ट में यूपी के। तो ये भदोही, मिर्जापुर, खमरिया, ये वाला जो एरिया है हमें, यहाँ पे सबसे ज्यादा कारपेट और हथकरघा उद्योग हमें देखने को मिलता है। मतलब अगर पूरे देश के कारपेट या हथकरघा उद्योग को देखेंगे तो लगभग 90% भाग हमारे भदोही में ही दिखता है। ओके, जो लगभग 90% मांग को पूरा करता है। तो ये हाथ से बनाए जाते हैं ये कारपेट। ओके, और शाहजहां और आगरा में भी देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे सूती वस्त्र और ऊन के जो ऊनी चीजें होते हैं उससे कारपेट बनाए जाते हैं। और गाजीपुर में जूट से बनी वॉल हैंगिंग मिलती हैं। आजकल आप रेस्टोरेंट में जाइए तो वहाँ पे धागे से कुछ मतलब छतों पे टांगे हुए रहेंगे और उसमें बल्ब लगा रहा होगा, वो मतलब घरों की सजावट के लिए बनाते हैं। तो ये सब चीजें ज्यादातर जूट से बनी जो हैंगिंग वॉल है, ये कहाँ देखने को मिलेगा हमें सबसे ज्यादा? गाजीपुर में। अब मैं ये सब जानना आपको जरूरी इसलिए है, कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सरकार इन्हें वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत बहुत बढ़ावा दे रही है, तो कभी ये सब मिलान करने के लिए आ जाता है। ओके, तो जूट से बनी हैंगिंग वॉल कहाँ? गाजीपुर। सूती और ऊनी चीजों की कारपेट कहाँ मिलेगा हमें? शाहजहांपुर। ठीक है, उसके पत्थर के काम अगर हम थोड़ा देखेंगे तो मथुरा, बनारस में हमें लाल बलुआ से बना पत्थर वाला काम मिलेगा। मतलब वहां जो मूर्तियां मिलती हैं भगवान के या फिर डिजाइनर अलग अलग चीजें, वो लाल बलुआ पत्थर ज्यादातर दिखेगा हमें। और मुगल काल में आप देखोगे तो ज्यादातर हमें संगमरमर के पत्थर दिखेंगे। जैसे ताजमहल, आप अभी आगरा जाओ तो वहां पे छोटे छोटे ताजमहल आपको मिलेंगे खरीदने के लिए, मार्केट में बिछे रहते हैं, तो संगमरमर के पत्थर का यूज होता है। ठीक है, और फतेहपुर सीकरी में भी कुछ मिल जाएगा आपको। आप आगरा में जाइए तो वहां पे मोज़ेक का काम होता है, जाली और कढ़ाई का काम, मतलब कढ़ाई का काम होता है। मतलब पत्थर पे, ये मैं बोल रहा हूँ, पत्थर पे कढ़ाई करते हैं, मोज़ेक का काम करते हैं। और वृंदावन जाएंगे तो वहां भी संगमरमर और सिलखड़ी के पत्थर का काम मिल जाएगा। महोबा जाएंगे तो गौर पत्थर से मिल जाएगा। बनारस में जाएंगे, ये जो गौर पत्थर थोड़ा मुलायम पत्थर होता है। और वाराणसी जाएंगे तो वहां भी मुलायम पत्थर का काम मिल जाएगा, जालीदार चीजें बनाते हैं वहां पे पत्थर से। ठीक है, तो ये याद रखना। और उसके बाद कुम्हार शिल्प आपको कहाँ मिलेगा? ये तो आपको पता ही है, ज्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे क्वेश्चन में कुछ चीजें आ सकती हैं। जैसे सबसे पहले जो कुम्हार शिल्प का साक्ष्य कहाँ से मिला था? आपको पता है, आलमगीरपुर, जो हड़प्पा साइड था। ठीक है, पूर्वी साइड है ना हड़प्पा का, तो वहां से मिला था। उसके बाद खुर्जा, चुनार, रामपुर, वहां से भी मतलब सफेद पार्श्व पर बनी नीली और हरी आकृतियां दिखाई देती हैं। मतलब कुछ चीजें वहां पे जो मिली हैं। मिट्टी, कुम्हार क्या करते हैं? मिट्टी के बर्तन बनाते हैं ना। हाँ, बस वही चीज। आजमगढ़ और निजामगढ़ से भी हमें मिल जाएंगी। वहाँ काली मिट्टी, जो कुम्हार थे वो काली मिट्टी का यूज करते थे। अब चूंकि वहाँ काली मिट्टी तो पाई नहीं जाती, तो वो लोग जो धान के खेत की मिट्टी थी, धान के खेत जो मिट्टी होती है, कीचड़ होता है, उसमें कुछ मिला के काबिज नामक चीजें मतलब बनाते हैं, उससे ये कलाकृति अपनी करते हैं। चमड़े का कार्य आपको कहाँ मिलेगा? तो कानपुर में देखने को मिल जाएगा और आगरा में देखने को मिल जाएगा चमड़े का काम। टेराकोटा क्या होता है? ये मिट्टी से तैयार की जाने वाली चीजें होती हैं। टेराकोटा क्या होती हैं? तो ये वो मूर्तियां होती हैं जो मिट्टी से बनाई जाती हैं। ज्यादातर हमको गोरखपुर में दिखेंगी। ठीक है, हाथ से बनाते हैं और प्राकृतिक रंग इसमें लगाते हैं। प्राकृतिक रंग आप सोच लो, काला करना है तो कोयला लकड़ी का यूज कर लेंगे, है ना। तो इस तरह की चीजें। और सरकार इन्हें वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में स्कीम में शामिल करी है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम कब शुरू किया गया था, ये आप कमेंट बॉक्स में बताना मुझे। ठीक है, किस विभाग के अंतर्गत आता है यूपी में, और सेंटर में भी इसको अपनाया गया है। तो सेंटर ने इसको कब लॉन्च किया था और यूपी ने कब इसे लॉन्च किया था, इस योजना को, वो आप मुझे बताना। और आप अपने जिस जिले के हो उस जिले में इसके तहत मतलब इस योजना के तहत वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत कौन सी वस्तु को चुना गया है, उसका नाम भी कमेंट में बताना। हस्त ब्लॉक छपाई की बात करें तो कपड़ों पे होता नहीं, हाथों से छपाई करते हैं, ठप्पा लगाते हैं, उस तरह की चीजें। लकड़ी की साँचा बना रहेगा, रंग में डुबो के ठप्पा मारते हैं। तो ये ज्यादातर हस्त ब्लॉक की जो छपाई होती है फर्रुखाबाद में देखने को मिलेगा, और अंबेडकर नगर के टांडा वाले क्षेत्र में, लखनऊ में भी दिख जाएगा, वाराणसी में भी दिख जाएगा, गाजियाबाद के ये पिलखुआ में भी दिखने को मिल जाएगा। आभूषण वाले काम ज्यादातर हमको कहाँ मिलेंगे? लखनऊ, वाराणसी में जो काम होता है उसको मीनाकारी कहते हैं। वहां गुलाबी मीनाकारी ज्यादातर होती है, गुलाबी पत्थर, गुलाबी शीशे, मतलब जो लगभग होते हैं वो गुलाबी कलर के ज्यादातर मिलते हैं, ये ध्यान रखना। उसके बाद लकड़ी का काम, ये तो क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है, लकड़ी मैच द फॉलोइंग में आया है कि लकड़ी का काम ज्यादातर कहाँ देखने को मिलेगा हमको, तो सहारनपुर में देखने को मिलेगा। लेकिन अगर तरकासी का काम पूछ ले इसमें, तो मैनपुरी में। और लकड़ी के खिलौने के बारे में पूछ ले, सबसे ज्यादा लकड़ी खिलौने कहाँ
बनते हैं तो वो बनारस में होगा, ठीक है। और खिलौने पर ये रोगन की परत चढ़ाई जाती है, कहाँ? बनारस में जो खिलौने पड़ते हैं उस पे रोगन की परत चढ़ाई जाती है, ठीक है। लेकिन लकड़ी का काम सहारनपुर और लकड़ी खिलौनों का काम बनारस। कांच का काम तो आपको पता है फिरोजाबाद, ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है। कांच का काम फिरोजाबाद। ये पंचकोरा खिलौना सहारनपुर में है, फेमस है पंचकोरा खिलौना, मतलब इस खिलौना बनाने का एक तरीका है, ठीक है। इत्र तो आपको पता है कन्नौज, ये बताने वाली बात नहीं है। डिस्टिलेशन प्रोसेस से बनाया जाता है, यानी भाप, मतलब कोई फैक्ट्री में नहीं बनाया जाता। ये डिस्टिलेशन मतलब आसवन, भाप आसवन। इसमें क्या होगा कि पानी में जो जो इनको चीजें डालना होगा वो डाल देंगे। मान लो कि जिस बर्तन में बनाना है तो जिस चीज का इत्र उन्हें बनाना है, जो भी मटेरियल डालना है उसमें, वो पानी में डाल देंगे, नीचे आग लगा देंगे, उसके बाद एक पाइप लगा देंगे। तो ये जब ये सब कुछ उसमें उबलेगा, भाप बन के उड़ेगा, तो वही भाप किसी और जगह पे स्टोर कर लेंगे और उसमें अपना स्पिरिट वगैरह जो भी मिलाना होता है मिला देते हैं। तो वही उसी को कहते हैं, मतलब इस प्रोसेस को कहते हैं भाप आसवन या वाटर डिस्टिलेशन प्रोसेस, ठीक है। हड्डियों की नक्काशी का कार्य कहाँ होता है? तो लखनऊ और बाराबंकी में, ठीक है। कहाँ होता है? लखनऊ और बाराबंकी में, याद रखना। अब जो योजना है एक जिला एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, इसका उद्देश्य क्या है? एक जिला एक उत्पाद योजना का उद्देश्य है संरक्षण और विकास, रोजगार और आय को बढ़ाना, उत्पादकता में वृद्धि करना और कौशल बढ़ाना लोगों में। और जो प्रोडक्ट बन गए हैं, जिस राज्य में चुना गया है, जिस राज्य की पहचान उस वस्तु से बन गई है, तो उन प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करना और उसमें सुधार करना और अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय लेवल पर ले जाके उसको बाजार मुहैया कराना, ठीक है। और उस चीज को, मतलब जो प्रोडक्ट है किसी जिले में, उसे पर्यटन के साथ जोड़ना, यानी कुछ उसको इतना उसकी ब्रांडिंग कर दो कि लोग उस सामान को खरीदने देखने वहां जाए। जैसे अब आगरा का पेठा है, मथुरा का पेड़ा है, तो लोग वहां जाते हैं तो उसको खरीदते जरूर है कि मथुरा का पेड़ा नहीं लाए, आगरा गए आगरा का पेठा नहीं लाए। तो इस तरह से पर्यटन के साथ उसको जोड़ना है, ये समझ गए। तो अब इसमें किसका संरक्षण और विकास करेंगे? तो उस उत्पाद का प्लस उत्पाद से संबंधित व्यापारियों का, यानी एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा इससे, ठीक है। शिल्प उद्योग में एमएसएमई जो जितने भी फैक्ट्रियां हैं उनको बढ़ावा मिलेगा। ध्यान रखना, कुछ करंट की चीजें मैं आपको बता देता हूं। जैसे यूपी में एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए जो पॉलिसी बनाई गई थी 2000, उसका जो टाइमलाइन रखा गया है 2025 से 2030 तक, ठीक है। तो उसका मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है? जो यूपी एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी, यानी उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन नीति का जो उद्देश्य है वो 2030 तक 50 बिलियन रुपए तक का निर्यात करने का लक्ष्य रखा गया है। क्योंकि हमारा जो एक्सपोर्ट है, निर्यात, उससे हम कितना कर देंगे? 50 बिलियन रुपए तक। कब तक? 2030। ये याद रखना, 50 बिलियन रुपये तक ले जाना है। और 50 बिलियन रुपए का मतलब कि इतने रुपए का सामान हमें एक्सपोर्ट कर देना है। एक्सपोर्ट से इतने पैसे यूपी में लाना है किसी तरह। कब? 2030 तक। और फोकस एरिया इसका जो होगा तो वो हस्तशिल्प होगा, टेक्सटाइल होगा यानी कपड़ा वाला, और चमड़ा और कांच उद्योग। तो ये सब सेक्टर चुने गए हैं। उसके बाद अगर बात करें यूपी में हस्तशिल्प विपणन प्रोत्साहन योजना की, तो इसके लिए ये देखो, ये एक्सपोर्ट, ये था निर्यात प्रोत्साहन योजना थी 2025 से लेकर 30 तक इसका टाइम पीरियड है। और ये है हस्तशिल्प, मतलब हैंडक्राफ्ट को प्रोत्साहन किस लिए, किसमें? विपणन में। अब इसके लिए कर क्या रहे हैं? तो जैसे जो हस्तशिल्प उद्योग में लगे लोग होते हैं, अगर उनके पास कोई सर्टिफिकेट है कि वो हैंडीक्राफ्ट वाली वस्तु बनाते हैं, सरकार से मतलब उनको रजिस्टर करना पड़ता है। और अगर उनको ये सर्टिफिकेट मिल गया है, तो मान लो कहीं मेला लग रहा है, हैंडीक्राफ्ट मेला, तो ये व्यक्ति अगर वहां पर अपना सामान लगा के मेला लगाने जाएगा तो सरकार उसको कुछ पैसे देती, सहायता देती है। कितना? 10,000 रुपया प्रति मेला। क्यों? ताकि वो अपना सामान लेके वहां जाएगा, मेले में दिखाएगा, तो उस सामान का प्रचार होगा। आज उस सामान का जब प्रचार होगा तो सरकार भी बढ़ावा दे रही है, और उसका हस्तशिल्प के तहत, मतलब हस्तशिल्प को अपने एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी में भी शामिल किया है। तो जब इस चीजों की डिमांड बढ़ेगी, ब्रांडिंग होगी मेले में, तो लोग क्या करेंगे? खरीदेंगे उसको, उसका प्रचार भी होगा धीरे धीरे। और इससे जब बाहर, मतलब राज्य से बाहर, राष्ट्रीय लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर मांग बढ़ सकती है, तो सरकार को इससे फायदा होगा। और चूंकि सरकार का काम ही जन कल्याण, तो लोगों का जो इस क्षेत्र से जुड़े लोग हैं उनकी आय में भी बढ़ोतरी होगी। योग्यता क्या है इस योजना में शामिल होने के लिए? तो आपकी उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए, और हस्तशिल्प पहचान पत्र जो मैंने यहाँ पे बताया आपको, वो आपके पास होना चाहिए। उन्होंने बजट 2025 में क्या किया है इसके लिए, किसके लिए? हैंडीक्राफ्ट के लिए। तो उन्होंने हैंडीक्राफ्ट के लिए हस्तशिल्प, टेक्सटाइल और हस्तशिल्प कला केंद्र, इसके लिए उन्होंने 300 करोड़ रुपए जारी किए हैं। कितना? 300 करोड़ रुपए। और एमएसएमई क्षेत्र में टेक्सटाइल के लिए क्राफ्ट क्लस्टर को थोड़ा सा लचीला बना दिया है, यानी क्राफ्ट क्लस्टर अगर आपको खोलना होगा तो उतने नियमों और जो भी कानूनी प्रक्रियाएं हैं उस थोड़ा सा आसान बना दिया गया है, ठीक है। और
और सरकार क्या कर रही है, फ्लिपकार्ट के साथ मिलके हैंडीक्राफ्ट को, ठीक है, हैंडीक्राफ्ट को ई कॉमर्स कंपनियों के साथ, विशेषतः फ्लिपकार्ट के साथ मिलके ई कॉमर्स पर भी हस्तशिल्प को प्रमोट कर रही है। देखते हैं थोड़ी सी उत्तर प्रदेश की नृत्य और संगीत। उत्तर प्रदेश के संगीत और नृत्य की बात करें तो जो एक है नाट्य शास्त्र, जिससे माना जाता है कि इससे नृत्य और संगीत का जन्म हुआ है। तो इसके जो लेखक हैं भरत मुनि, ये नाट्य शास्त्र अभी करंट में भी है, क्योंकि इसको यूनेस्को ने अपने लिस्ट में शामिल किया है, ठीक है, किसको, नाट्य शास्त्र और महाभारत को, याद रखना ये करंट का मुद्दा है। तो नाट्य शास्त्र जो है उसको भरत मुनि ने लिखा था, और चूंकि भरत मुनि ने इसको यूपी में रह के लिखे थे, ठीक है, तो नृत्य और संगीत पे व्यवस्थित तरीके से ये पहला ग्रंथ है, ठीक है। इसी से माना जाता है कि जो जितने भी शास्त्रीय नृत्य हैं इसी से निकले हैं, और उन्हीं शास्त्रीय नृत्य को आसान बनाने के चक्कर में धीरे धीरे लोकल लेवल पे लोकगीत भी, मतलब लोकगीत और लोक नृत्य भी निकले हैं। कुछ तो लोकल अपने से रहे हैं और कुछ इनसे भी अलग होकर निकले हैं। तो संगीत जो है वो वैदिक परंपरा है, ठीक है, क्योंकि नाट्य शास्त्र आज का नहीं, बहुत पुराना है। अगर आप एक वेद है, कौन सा, सामवेद, सामवेद को माना जाता है कि इससे संगीत का जन्म हुआ है, क्योंकि जो संगीत के 7 स्वर हैं, सारे गामा पा धा नी सा, वो सामवेद के खरहर प्रिया से ही निकले हैं, ठीक है। और सामवेद का एक उपवेद, मतलब सामवेद तो वेद हो गया, जो 4 वेद थे, ऋग्वेद, सामवेद, क्या कहते हैं, यजुर्वेद और अथर्ववेद, तो उन सबका एक अपना अपना उपवेद भी होता है। तो सामवेद का जो उपवेद है उसे कहते हैं गंधर्व वेद। गंधर्व वेद को संगीत का विज्ञान माना जाता है, मतलब साइंस ऑफ म्यूजिक, ठीक है। तो ये सब चीजें याद रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये नाट्य शास्त्र, इसकी रचना किसने की थी, भरत मुनि ने, यूपी में ही। और ये किसी भी संगीत के लिए या नृत्य के लिए जो पहली व्यवस्थित पुस्तक है, ठीक है। और अगर बात करें कुछ इंस्ट्रूमेंट की, तो जो प्राचीन लेवल पे बहुत महत्वपूर्ण थे, तो एक था वीणा। वीणा की चर्चा में सबसे पहले कहाँ मिलती है, ऐतरेय ब्राह्मण में। ऐतरेय ब्राह्मण किस वेद का ब्राह्मण है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखो। आगे चल के एक जो शासक थे उदयन, वो वीणा में बहुत निपुण थे, मतलब बहुत अच्छा वीणा बजाते थे। तो पूछ ले, कभी क्वेश्चन आ जाए, उदयन बहुत अच्छे मतलब वीणा वादक थे, वीणा में बहुत निपुण थे, तो हाँ थे, सही है। गुप्त काल की बात है, उस समय वीणा का बहुत महत्व था, क्योंकि जो स्वर्ण के सिक्के जारी किए गए थे समुद्रगुप्त के द्वारा, उस पर दिखाया गया है इनको बैठ के वीणा बजाते, ठीक है। तो स्वर्ण के सिक्कों पे वीणा बजाते किसे दिखाया गया है, समुद्रगुप्त को। तो वीणा का महत्व वहां भी था। अगर आप आते हैं भक्ति आंदोलन में, तो भक्ति आंदोलन में भी जो लोग अपने भक्ति का प्रचार करते थे, नयनार और अलवार, वो लोग गाना गा के करते थे, ठीक है, बस गए। तो ये लोग संगीत को महत्वपूर्ण बनाया और समृद्ध बनाया, क्यों, क्योंकि इन्होंने संगीत के ही माध्यम से भक्ति आंदोलन को बढ़ावा दिए थे। जैसे एक वल्लभाचार्य हैं, इन्होंने मंदिरों में भजन गायन को बढ़ावा दिया, जो हरे रामा हरे कृष्णा होता है ना मंदिरों में आजकल भजन जो होते हैं, तो ये भक्ति आंदोलन के तहत ही इसका शुरुआत हुआ था। तो वल्लभाचार्य ने इसको बढ़ावा दिया था। इनके पुत्र हैं एक विट्ठलनाथ वल्लभाचार्य के पुत्र थे। उन्होंने अष्टछाप नामक एक समूह बनाया था। एक बार ये क्वेश्चन आया था कि अष्टछाप जो है ये क्या था, तो ये अष्टछाप क्या था। अष्टछाप ना कोई सैनिक टाइप का कुछ चीजें था, ना प्रशासन से जुड़ी थी, ना कोई किताब थी, बल्कि ये कवियों का समूह था। अष्टछाप क्या था, कवियों का समूह था। नाम से लग रहा है इसमें अष्ट कवि शामिल रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद अगर यूपी में बात करें संगीत परंपरा में, संगीत की जो परंपरा दिखाई देती है हमें, वो हिंदुस्तानी है। संगीत की 2 परंपरा है, एक हिंदुस्तानी जो ज्यादातर उत्तरी भारत में दिखाई देता है, और एक है कर्नाटक परंपरा, वो हमें दक्षिण भारत में ज्यादा दिखाई देती है। तो यूपी में हिंदुस्तानी परंपरा दिखाई देगी। इसमें क्या होगा, तो ये प्राकृतिक स्वर सप्तक सिद्धांत का पालन करते हैं, यानी बहुत सारे गामा पाधानी का जो हमारे गंधर्व वेद से निकला है उसी का पालन करते हैं। और इसकी 10 मुख्य धाराएं हैं यूपी में। वो कौन कौन सी है, तो एक ध्रुपद है, ख्याल, तराना, ठुमरी, धमर, और ये होरी, टप्पा, चतुरंग, रससागर, सरगम, ठीक है। तो ये 10 मुख्य धाराएं हैं हिंदुस्तानी संगीत के, जो यूपी में पाए जाते हैं, ठीक है। ये परंपरा पाए जाते हैं। 2-4 की चर्चा कर लेते हैं, सब तो याद करना अब संभव नहीं है, क्योंकि कंफ्यूज मतलब भूल जाएंगे, लेकिन कुछ जैसे इंपॉर्टेंट हैं जो क्वेश्चन से बार बार मैंने देखा आए हैं, तो मैंने इसलिए उन्हीं को शामिल किया है। ध्रुपद जो है, इसके जो गायक थे तानसेन, मैं बस फैक्ट बता रहा। तो तानसेन जो थे वो ध्रुपद के गायक थे, और एक थे बाबा गोपाल दास, वो भी ध्रुपद के गायक थे। ये नाम बार बार पूछे गए हैं, और कभी क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, तो इसलिए मैंने लिख दिया है। तानसेन तो कई बार पूछे गए हैं।
और कभी कभी दो चार का नाम लिख दिया है, पूछ लिया कौन ध्रुपद गायक नहीं थे या कौन है, एक दो, दो तीन या सभी, इस तरह से। तो याद रखना, तानसेन ध्रुपद गाते थे, बाबा गोपाल दास और स्वामी हरिदास। ठीक है, तो ये लोग ध्रुपद गायक थे। ध्रुपद की जो उत्पत्ति हुई थी वो मंदिरों से हुई थी, और इसमें कुछ निश्चित नियमों का पालन किया जाता है, किसमें, ध्रुपद में। उसके बाद ख्याल है। ख्याल जो है, ये ख्याल संगीत धारा, इसकी जो उत्पत्ति हुई थी वो अमीर खुसरो ने की थी, और इसका विशेष महत्व जो प्रदान मिला था शासकों से, वो सरकी शासक, जौनपुर के जो सरकी शासक थे। ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है कि ख्याल जो संगीत की धारा है उसे किस शासक ने संरक्षण दिया था उत्तर प्रदेश में। तो सरकी शासक हैं जौनपुर के सरकी शासकों ने इसे ख्याल संगीत धारा को संरक्षण दिया था। इसकी उत्पत्ति अमीर खुसरो ने की थी। और कभी कभी घराना पूछे, देखिए नाम तो कई हैं, मैं नाम नहीं लिखा, लेकिन घराना लिख दिया हूं कि वो किराना घराना था। किराना मतलब यूपी में स्थान है वहां पे। अगला जो धारा है संगीत का, वो है तराना। तो तराना भी अमीर खुसरो के ही प्रयास से विकसित हुआ था। ठीक है, इसमें एक नाम याद रखना, पंडित रतन मोहन शर्मा। पंडित रतन मोहन शर्मा का संबंध तराना से है, और अमीर खुसरो का संबंध भी तराना से है, और अमीर खुसरो का संबंध ख्याल से भी है। उसके बाद ठुमरी एक मिलती है। तो ठुमरी क्या है, अर्थशास्त्री है। शास्त्री कुछ अलग होते हैं, और इसमें जो गुण है वो शास्त्री के भी है और लोक संगीत के भी है। शास्त्रीय संगीत जो होती है उसके नियम कानून होते हैं, मतलब वो कि निश्चित नियम से और एक निश्चित समय पे निश्चित तरीके से गाए जाते हैं। और लोक संगीत का कोई मतलब निश्चित नियम नहीं होते, कोई भी गा सकता है। पर शास्त्रीय संगीत जो होते हैं उस गा तो कोई भी सकता है, पर उसके एक मतलब नियम होते हैं कि कैसे उसको गाना है। ठीक है, तो ये अंतर होता है। तो ठुमरी थोड़ा दोनों का मिला जुला हुआ रूप है। और ठुमरी में प्रेम भक्ति इसका जो विषय होता है, ठुमरी में ज़्यादातर प्रेम भक्ति की चीज़ें गाई जाती हैं। इसका जो संबंध है वो बनारस घराना और लखनऊ घराना में देखने को मिलता है। ठीक है, तो याद रखना। और उसके बाद धमर, होरी, टप्पा, चतुरंग, रससागर, सरगम, ये भी हिंदुस्तानी संगीत की धाराएं यूपी में पाई जाती हैं। अमीर खुसरो को तूतिए हिंद कहा जाता था, यानी भारत की आवाज़। अमीर खुसरो को तूतिए हिंद कहा जाता था, भारत की आवाज़। अमीर खुसरो की बात करें तो ये सितार का आविष्कार किए हैं। कव्वाली में इन्होंने अपना योगदान दिया है। भारत में गजल के प्रतिपादक कौन है, तो अमीर खुसरो हैं। इन्होंने आप ख्याल से भी संबंध है, तराना से भी संबंध है, सितार के आविष्कारक भी हैं, कव्वाली में भी योगदान दिया और गजल में भी। ध्रुपद मेला कहाँ लगता है, ध्रुपद मेला, तो ध्रुपद मथुरा में। अब ठीक है, यूपी के कुछ नृत्य की बात करते हैं, ज़्यादा ऐसे विशेष नहीं, बस हम जैसे यूपी का कथक, क्या यूपी का जो शास्त्रीय नृत्य है वो है कथक। ऐसे कितने कथक नृत्य हैं, 8। तो बाकी और 7 कौन है आपको पता होना चाहिए। कथक की जो शुरुआत हुई थी यूपी में वो ब्रज क्षेत्र से हुई थी। महाकाव्य और पुराणों को इसके अंतर्गत गाकर सुनाया जाता था उस समय। और भक्ति आंदोलन के समय जो राधा कृष्ण की कथा वाचन होता था उसमें कथक नृत्य किए जाते थे। इसके संरक्षण की बात करें तो एक थे वाजिद अली शाह। तो वाजिद अली शाह के दरबार में, अवध के ये नवाब थे, वाजिद अली शाह के दरबार में कथक को राजकीय संरक्षण मिला था। और वाजिद अली शाह से ही संबंध है जो निकले हैं, मतलब लखनऊ घराना ये वाजिद अली शाह से ही निकला है। लखनऊ घराना का संबंध कथक से है, याद ध्यान रखना। और लोक नृत्य की बात करें तो चारकुला, मयूर, रास झूला, ये कहाँ होते हैं, ब्रज क्षेत्र में। तो ब्रज क्षेत्र में यूपी के लोक नृत्य चारकुला, ये क्वेश्चन दे देगा कि चारकुला कहाँ से संबंध है, बुंदेलखंड, मिर्जापुर, अवध। ठीक है, तो याद रखना। तो चारकुला, मयूर, रास झूला ये ब्रज क्षेत्र संबंधित है। उसके बाद ख्याल, लठमार, सोहरा, धुरिया, देवी, राई, कनारा ये बुंदेलखंड से संबंधित है। उसके बाद आप आ जाओ इधर, जोगनी, कलाबाजी, ढूढ़िया, और ये सब अवध से संबंधित है। और कर्मा, ढढ़िया, चौलर, कजरी ये कहाँ संबंधित है, मिर्जापुर से। ये याद नहीं कर पाओगे आप, कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन बस थोड़ा सा एक नज़र देख लो, आ जाए तो एलिमिनेट कर पाओ या मैच कर पाओ। कर्मा, ढढ़िया, चौलर, कजरी ये मिर्जापुर सोनभद्र के से संबंधित है। और जोगनी, कलाबाजी और ये ढोढिया है, ये अवध क्षेत्र संबंधित है। ख्याल, लठमार, सोहरा, धुरिया, देवी, राई, कनारा ये बुंदेलखंड संबंधित है। ख्याल संगीत भी है, ख्याल लोक नृत्य भी है, तो ध्यान रखना लोक नृत्य लिख रहा है कि संगीत लिख रहा है। चारकुला, मयूर, रास झूला ये कहाँ संबंधित है, ब्रज क्षेत्र है। बाकी आप जानी गए भक्ति आंदोलन क्या महत्व था। थोड़ा सा कुछ कलाकार हैं जो अक्सर क्वेश्चन में देता है और पूछता है किस घराने से हैं। तो जैसे लच्छू महाराज हैं, ये कथक से संबंधित है। ठीक है, तो लच्छू महाराज का संबंध किस क्षेत्र से है, कथक नृत्य से है। तो लच्छू महाराज कथक नृत्य करते थे। बिरजू महाराज ये करते थे, ये भी कथक नृत्य करते थे। बिरजू महाराज का संबंध और लच्छू महाराज का संबंध
ये इनका संबंध किससे है? कथक से है। उसके बाद बेगम अख्तर का संबंध किससे है? गजल से है। बेगम अख्तर बॉलीवुड में इनका बहुत नाम है। बेगम अख्तर का संबंध किससे है? ये गजल से है। शंभू महाराज का संबंध कहाँ से है? कथक से है। मतलब किस क्षेत्र से है? शंभू महाराज कथक से है। पंडित सखाराम का संबंध किससे है? तो ये पखावज वादक है, मतलब एक वाद्य यंत्र है, मतलब बजाया जाता है इसको। तो पंडित सखाराम पखावज वादक। और सादिक अली का नाम भी सुने होंगे, ये सारंगी वादक हैं। और ये सब लोग लखनऊ घराना से संबंधित है, याद रखना। तो अब चाहे ऐसे याद कर लो कि लखनऊ घराना संबंधित है, लक्ष्मण महाराज, बिरजू महाराज, बल्कि बेगम अख्तर, शंभू महाराज, पंडित सखाराम, सादिक अली। अब इन सबका संबंध किस क्षेत्र से था? मतलब ये लोग क्या करते थे ऐसा कला के क्षेत्र में? तो ये दोनों आप जान गए, ये दोनों कथक से हैं। बेगम अख्तर गजल से हैं। शंभू महाराज कथक से भी, ये भी कथक से हैं, कथक नृत्य है, पता ना। पंडित सखाराम पखावज वादक से, सादिक अली सारंगी से। अब बात देखते हैं थोड़ा बनारस घराना के बारे में। तो बनारस घराना में आपको जो कलाकार मिलेंगे वो मिलेंगे किशन महाराज, बिस्मिल्लाह खां, राजन साजन मिश्र, छज्जू मिश्र, गिरिजा देवी और रसूलन बाई, ये दोनों महिला हैं। और अब ये लोग बनारस घराना के हैं। अब देखते हैं ये लोग करते क्या थे। तो किशन महाराज तबला वादक थे, बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक हैं, राजन साजन मिश्र क्या करते थे? ये ध्रुपद गायक थे। और छज्जू महाराज ये भी ध्रुपद धामर दोनों गाते थे। गिरिजा देवी क्या करती थी? ये ठुमरी। तो ठुमरी नृत्य है कि संगीत? तो ठुमरी संगीत है। तो गिरिजा देवी और रसूलन बाई ठुमरी और टप्पा दोनों गाती थी। ठीक है। अब यूपी में कुछ प्रमुख मेले हैं जो बहुत फेमस है और आपको जानना चाहिए, एग्जैक्ट क्वेश्चन में आता है। तो देखिए, शुरुआत करते हैं पश्चिम से। तो मेरठ में कौन सा मेला लगता है? मेरठ में लगता है नौचंदी मेला और रसधाना मेला, सरधाना मेला। ओके, कौन सा मेला? सरधाना महोत्सव भी कहते हैं इसको। तो सरधाना महोत्सव तभी मनाएंगे जब वहां मेले लगेंगे। तो नौचंदी मेला और सरधाना मेला कहाँ लगता है? मेरठ में। उसके बाद थोड़ा आगे आइए संभल आपको। तो संभल में क्या लगता है? कल्की महोत्सव। कल्की महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? संभल में। संभल में क्या मनाया जाता है? कल्की महोत्सव। थोड़ा और आगे आइए तो आपको मिलेगा बाराबंकी। बाराबंकी में क्या होता है? तो देवी शरीफ मेला कहाँ मनाया जाता है? बाराबंकी में। देवी शरीफ मेला कहाँ मनाया जाता है? बाराबंकी में। उसके बाद आप तटीय वहां पे नेपाल के और पास जाएंगे तो मिलेगा बलरामपुर। बलरामपुर में कौन सा मेला लगता है? देवी पाटन। देवी पाटन का मेला कहाँ लगता है? बलरामपुर। मैच आजकल सिंगल तो पूछता नहीं, मैच द फॉलोइंग में पूछता है। अयोध्या बहुत चर्चा में है। अयोध्या में कौन सा मेला लगता है? राम मेला और परिक्रमा मेला। परिक्रमा मेला कहाँ लगेगा? अयोध्या में। और राम मेला अयोध्या में। आपको देखो राम, आप तो कहोगे नहीं ये तो मैं कर ही लूंगा। राम मेला कहाँ लगता है? अयोध्या में। पूछ ले कोई रामायण मेला कहाँ लगता है? फंस जाओगे। तो रामायण मेला चित्रकूट में लगता है, ध्यान रखना। तो अयोध्या में राम मेला और परिक्रमा मेला। गोरखपुर में आपको मिलेगा खिचड़ी मेला। ठीक है, खिचड़ी मेला कहाँ लगता है? गोरखपुर में। दादरी पशु मेला। दादरी पशु मेला कहाँ लगता है? बलिया में। गंगा महोत्सव, ध्रुपद मेला, संकट मोचन उत्सव और कटैया मेला। नौ कटैया मेला कहाँ मिलेगा? नौ कटैया वही नाव से संबंधित है। नौ कटैया मेला, संकट मोचन उत्सव, ध्रुपद मेला और गंगा महोत्सव, ये काशी में मिलेगा, बनारस में। ठीक है। उसके बाद प्रयागराज में आपको क्या मिलेगा? तो एक कुंभ होता ही है, गंगा वाटर रैली मिलेगा और त्रिवेणी महोत्सव। ये सब कहाँ होते हैं? प्रयागराज में। देखिए रामायण मेला मैंने कहा था ना कि रामायण मेला अयोध्या में नहीं बल्कि चित्रकूट में होता है। और अयोध्या में क्या होता है? राम मेला। तो रामायण मेला चित्रकूट, याद रखना। झांसी में आपको मिल जाएगा आयुर्वेद महोत्सव। झांसी में क्या मिलेगा? आयुर्वेद महोत्सव। उसके बाद आप थोड़ा आगरा जाएंगे तो आगरा में आपको क्या मिलेगा? आगरा में आपको मिलेगा बटेश्वर मेला, सुलह कुल महोत्सव और राम बारात ताज महोत्सव। ठीक है। तो राम बारात कहाँ मिलता है? आगरा में। रामायण मेला चित्रकूट में, राम मेला अयोध्या में। याद रखना, मैच द फॉलोइंग में आ सकता है। उसके बाद आप आगरा से आगे बढ़िए मथुरा में आपको क्या मिलेगा? मथुरा में आपको मिलेगा मटकी मेला, लड्डू मार मेला और गुड़िया मेला। गुड़िया मेला कहाँ लगता है? मथुरा में। लड्डू मार मेला कहाँ लगता है? मथुरा में। मटकी मेला कहाँ लगता है? मथुरा में। उसके बाद आप गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा वाला जिला पहुंचिए तो वहां पर आपको मिलेगा नोएडा शिल्प उत्सव। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जो इंपॉर्टेंट चीजें थी जिसे मैं कहूंगा कि आर्ट एंड कल्चर में फुटकर क्षेत्र, ये फुटकर क्षेत्र मैं इसको कहूंगा, वो आज कवर कर लिए। अब इसके बाद एक वास्तुकला वाला चीजें बनी है, यानी स्तूप, मंदिर और कुछ खास चीजें जो आर्किटेक्चर में आती हैं, उसको हम 15-20 मिनट के वीडियो में कवर करेंगे अलग से, क्योंकि वो चीजें थोड़ा इंपॉर्टेंट होती हैं। किस शख्स ने क्या बनवाया, क्यों बनवाया, क्या उसका उद्देश्य था, थोड़ा सा स्टेटमेंट के फॉर्म में क्वेश्चन आते हैं। तो फिर ये फुटकर चीजें हमने देख ली। इतना आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए ताकि ये और लोगों तक भी पहुंचे और हमें भी मोटिवेशन मिले और हम आज और अच्छे कंटेंट बनाते रहें। अब जब मेंस आएगा ना तो विश्वास मानिए मैं आपको मेंस की तैयारी बड़े अच्छे से कराने वाला हूँ। ओके, धन्यवाद।